Welcome to my channel History Dreamer. Today we are going to discuss the second part of 5th semester Political History of India in 18th century. We have already discussed polity and society of 18th century India. Okay, कोई एक स्टूडेंट ना कमेंट किया था कि 18th सेंचुरी में मोस्ट पावरफुल यानी कि इकोनॉमी में पावरफुल कंट्री कौन सा था। तो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस एंड इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन जो है इंडिया के, तो उनके हिसाब से और उनके राइटिंग के हिसाब से, उनका एनालिसिस और रिसर्च के हिसाब से, इंडिया वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. Why? Because India was sharing 23% GDP, world GDP. Okay, 23% GDP with world. मतलब वर्ल्ड के साथ पूरा 23% GDP शेयर कर रहा था. मतलब इसका GDP 23% हाई लेवल का था, मतलब हाई था रादर देन अदर कंट्रीज. तो लेकिन अप टू 1947 तक क्या हुआ मालूम है ना, 3% हो गया. मतलब 23% को देखो, 3% को देखो, तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली, मतलब वेरी बैड वे, इन वेरी बैड वे. तो कैसे इन्हें देखो, 23% ऑलरेडी एक्सकावेटेड हो गया, जो कि एक्सट्रैक्टेड हुआ बाय द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया इन द शेप ऑफ, जैसे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, कि गिफ्ट्स के आकार में हो, कि टैक्सेशन कलेक्शन के हिसाब में हो, जिस जिस टाइप्स में भी हो, लेकिन बहुत मात्रा से हमारा इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ, जो कि हाँ, मतलब यहाँ से इंपोर्ट हुआ उनके कंट्री को. ओके, यहाँ से इंपोर्ट करके वो ले गए, जो यहाँ हमारा देश से एक्सपोर्ट हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने उनके कंट्री के लिए इंपोर्ट किए. तो ये बहुत चैलेंजिंग थिंग था. तो इससे पता चल रहा है, तो इंडिया ही सबसे मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री था. ओके, आई होप आई सेटिस्फाइड योर क्वेश्चन. तो सेकेंड चीज़ क्या है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है. हाँ, जो पावरफुल कंट्री तब कौन था, ये तो सबको पता है, इंग्लैंड ही था, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर रहा था. हर देश में, हर कोने कोने में वो अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करता था. उसके साथ वो मतलब इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा था और अपना खुद का कॉलोनी डेवलप कर रहा था. ओके, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो अभी पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसा था, तो हमें पहले देखना है जो मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल होने के पहले, तो 18th सेंचुरी तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 700 से. तब तो औरंगजेब ऑलरेडी थे. 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है, और उनका पॉलिसीज जो था वो बहुत डेटोरेटिंग पॉलिसीज था, जो कि बोलते हैं ना, मतलब एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज था. जैसे कि जो हिंदू लोग थे उनके पास से जजिया कर वो एक्सट्रैक्ट करते थे, और उसके साथ और क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे. और जो बीजापुर गोलकुंडा, जो वहाँ पे कुछ जो शिया मुस्लिम थे, ये तो सुनी थे, शिया मुस्लिम थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे. तो उनका पॉलिसीज बहुत, मतलब लोगों के अंदर ना बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट सृष्टि कर रहा था, मतलब क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मुगल डायनेस्टी और थोड़ा दिन रहे और उसका कुछ एक्सटेंशन हो. तो ओके, तो एक कंडीशन था. उसके बाद देखो, औरंगजेब का डेथ हो गया 1707 में. तो वीक लेटर मुगल्स आए, तो उनके जो सक्सेसर्स जो थे वो कैसे वीक, बहुत वीक थे, वो आए. तो उनको मैं ज़्यादा मेंशन करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उनके टाइम में कुछ कुछ अच्छा बड़ा बड़ा इवेंट हुआ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा से मैं डिस्क्राइब की हूँ, और आपको भी मेमोराइज कर लेना ही बेटर होगा. तो बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह थे कब देखो, 1707 से 1200 तक, सॉरी 1200 नहीं, 1712 तक. कैसे बताओ, तो देखो 1707 और 12 है, तो यहाँ से 1700 से 1200 तक. तो उनका नाम क्या था ना, प्रिंस मुआजम भी उन्हें बोला जाता है, शाह आलम फर्स्ट भी बोला जाता है, शाह ई बेखबर भी उनको बोला जाता है. ओके, हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे इसको. और जहांगीर शाह जो थे वो उनके बाद आए, उनका 1712 से 1713. तो वो क्या किए ना, अबोलिस्ट किए जिजिया कर को. जो जिजिया कर जो था, जिजिया कर को वो क्या किए ना, अबोलिश किए, मतलब उच्छेद किए. और ग्रांट ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी तो मराठास. तो मराठा जो थे, मराठा को उनका डिमांड था कि हम लोग को ए टैक्सेशन का अधिकार जो है, मतलब उसके ऊपर जो पावर है उसको हमको दे दो. तो कोई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये जो जहांगीर शाह जो थे वो दे दिए, चौथ और सरदेश मुखी का जो कलेक्शन करने का जो पावर उनको दे दिए. तो ठीक है. उसके बाद फारूक शियार, वो 1713 से 1719 तक वो शासन किए. और इनके
टाइम में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, जैसे कि 1717 में फॉरमन टू इंग्लिश फॉर बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखो फ्री ट्रेड करने के लिए उनको ऑर्डर दे दिए। कौन? फारूक सियार। किसे? ना ब्रिटिशर्स को। बोले कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हो। कहाँ पे? ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है। देन मोहम्मद शाह वो 1719 एंड 48 तक रहे। तो उनका नाम और क्या था? रोशन अख्तर था। रंगीला भी कहते थे उनको। रंगीला के मतलब क्या है? मतलब वो बहुत लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करते थे। ओके। तो इसी टाइम में, मतलब उन्हीं के टाइम में जो है पेशवा बाजीराव फर्स्ट, वो दिल्ली को आक्रमण किए थे। मतलब वो आए थे, दिल्ली को आक्रमण किए थे 1737 में। और पर्शियन रूलर जो था नादिर शाह, वो भी आए थे 1739 में। देखो ये 37 या 39। कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन जो था हमारे शाहजहां का, उसको वो खुद के जो पर्शिया को लेके चले गए थे। कौन? किस टाइम में? मोहम्मद शाह के टाइम में। और देखो अहमद शाह के टाइम में कौन आए थे? उनका 1748 से 54 तक स्टार्ट हुआ। उनका क्या हुआ ना, अहमद शाह का जो हुआ, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा। उनका और एक नाम था दुरानी। वो क्या कहना है, इन्वाइडेड इंडिया को वो मतलब आए, आक्रमण किए 1748 में। और उन्हीं के टाइम में एक बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761, उन्हीं के द्वारा मराठा के साथ। मतलब मोहम्मद अहमद शाह के टाइम में नहीं, ये आए थे 1748 में। तो ये बहुत दिन तक रहे हमारे इंडिया में, जो कि 1761 में उनका एक बैटल हुआ मराठा के साथ, वो बाद में आप देखोगे। ठीक है। उसका देखो आलमगीर सेकेंड, जो कि 1754 से 59, उनका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। और देखो और कौन आए? शाह आलम सेकेंड, वो थे शाह आलम फर्स्ट मुआजम जो थे। तो ये आ गए 1759 से 1806। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के टाइम में हुआ। कौन किया? ना अहमद शाह अब्दाली मराठा के साथ किए, मराठा डिफीटेड। हाँ, मराठा वो लोग डिफीट हो गए। उसका 1764 में इन्हीं के टाइम में, शाह आलम सेकेंड के टाइम में, शाह आलम सेकेंड भी उसमें शामिल थे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो कि पलाशी युद्ध हुआ था 1757 में। उसका 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया। तो उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो था 1765 में, एक इलाहाबाद ट्रीटी ब्रिटिशर्स के इन लोगों के साथ, जिसके वजह से आपको पता है जो ग्रांट ऑफ दीवानी पावर, जो दीवानी पावर यही इस टाइम में, इस ट्रीटी के बाद ही दीवानी पावर उनको दिया गया था। कब? 1765 में। जो डबल गवर्नमेंट जो हुआ था, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या किए ना, खुद कलेक्शन किए, लेकिन शासन कौन किए? मुगल्स किए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अकबर सेकेंड का मैं नहीं लिखती, लेकिन इसलिए लिख रही हूँ, जो राजा राममोहन राय जो थे हमारे एक जो लीडर थे, जो कि एक कुछ मतलब अच्छा ही रिफॉर्मिस्ट थे। तो उनको रॉय का जो टाइटल अकबर सेकेंड ही दिए थे। उसके बाद देन देखो बहादुर शाह सेकेंड, जिनका टाइटल जाफर भी था, बहादुर शाह जाफर। उनका दोनों बेटे को मार के इनको रंगून, हाँ, मतलब उनको रंगून ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है। तो ये छोड़ो, हमको उनको जो लेटर मुगल्स थे ये हमको पता चल गया। देन हमको और एक पार्ट देखना है कि जो सेकेंड दो चीज़ हम लोग डिस्कशन किए, ये सब उसका सब पार्ट्स था। उसका थर्ड जो होता है रिबेल्स एंड लोकल पावर्स। देखो मैं 18 सेंचुरी का जो पहला पार्ट है, उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कशन की हूँ कि जो लोकल पावर्स का उत्थान हुआ, जब मुगल डायनेस्टी का पतन हुआ तब उत्थान हुआ। तो किस किस का उत्थान हुआ देख लो। राजपूत का उत्थान हुआ। कौन सा राजपूत? जो नॉर्थ साइड में थे, राजस्थान में। उनका जो जिजिया करो उनसे अदा ही करे जाता था ना। तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंट थे मुगल डायनेस्टी के साथ। तो वो लोग चाहते थे कि मुगल डायनेस्टी जल्दी खत्म हो और हम लोग पावर को आए। ठीक है। तो ये लोग पावर को आ गए। द नवाब ऑफ हैदराबाद का नवाब जो थे, उनका नाम था निज़ामुल मुल्क। वो क्या किए ना, उनका पहला नाम था किलिच खां। वो निज़ामुल मुल्क का टाइटल अज्यूम करके 1726 में वो पूरा हैदराबाद के राजा बन गए। ओके, लोकल रूलर बन गए। उसका नवाब और बाद में ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया हैदराबाद, जो मैंने ब्रिटिशर्स इसको मिला लिया अपने एम्पायर के साथ। ठीक है। देन नवाब ऑफ अवध जो है, उसके जो लीडर थे सादत खान बुरहान उल मुल्क। वो 1722 में इसके पावरफुल रूलर बन गए अवध के। तो 1801 में फिर क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स इसको अपने अधीन में ले गए। ठीक है। उसका देन नवाब ऑफ बंगाल के बारे में मैं बोलना कुछ नहीं चाहती, आपको अच्छे से मालूम है। वहाँ पे 1757 में पलाशी युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का मतलब उनको मीरान ने ये किया, मतलब मर्डर किया। तो ये तो आपको पता है। उसके बाद दीवानी पावर ग्रांट किया गया, ब्रिटिशर्स पूरा बंगाल को पहले अपने कैप्चर में ले लिए, तो पता है आपको। उसके बाद देखो जो ग्रोथ ऑफ मराठास का पावर कैसे आगे आया। देखो
पहले शिवाजी थे, शिवाजी का बेटा कौन था? संभाजी। संभाजी का जो बेटा था साहू, उसको कौन प्रिजनर बना लिया था, मतलब गिरफ्त कर लिया था, कौन किया था? औरंगजेब कर लिया था। ओके, औरंगजेब का बेटा जो मुआज़म जब पावर को आया, वो साहू को रिलीज कर दिया, मतलब उसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद वो आने के टाइम में राजा राम जो था, उसका और एक भाई था, राजा राम शासन कर रहा था। तो उसकी जो बीबी थी, उसका नाम था ताराबाई, और उसका बेटा जो था शिवाजी सेकेंड, और साहू का नाम जो था शिवाजी फर्स्ट। ओके, और शिवाजी तो शिवाजी ही थे, ए शिवाजी फर्स्ट, राजा राम का बेटा शिवाजी सेकेंड। तो उनके बीच में फिर एक बड़ा सा युद्ध हुआ, ऐसा हुआ। उसके बाद फिर जो बालाजी विश्वनाथ आए, पेशवाशिप वहीं से स्टार्ट हुआ, और रूलर नहीं रहे वहाँ पे, पेशवा स्टार्ट हो गए। उसके पेशवा जो स्टार्ट हो गई, फिर मराठा कॉन्फेडरेंसी हुआ। कॉन्फेडरेंसी क्या है ना, मराठास ना, मतलब वो और पेशवा के अंडर में रहना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे डिवाइड डिवाइड 5 डिवाइड हो गया, 5 डिवाइड हो गया। तो उनका क्या है ना, भोसले ऑफ नागपुर हो गए, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा हो गए, द होलकर्स ऑफ इंदौर हो गए, शिंदे ऑफ ग्वालियर हो गए। ठीक है, तो ये तो हमको पता है, छोड़ो, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। देन सिख्स ऑफ पंजाब, तो पंजाब में जो सिख थे बंडा बहादुर क्या किया ना, वो पावर को आके वो भी मुगल के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनको सप्रेस कर दिए। सप्रेस करने के बावजूद सिख सब तो चाहे कि नहीं, मुगल्स को हटाना चाहिए और हम लोग पावर को आना चाहिए। तो 1769 से लेकर 1839 तक रंजीत सिंह वो पावर को आए। देन रंजीत सिंह का जब डेथ हो गया, देन पंजाब को ब्रिटिशर्स अपने अधीन में ले गए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है पॉलिसीज ऑफ साउथ इंडिया, सॉरी पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का पॉलिटिक्स क्या था वो तो अच्छे से पता है आपको। हैदराबाद एंड कर्नाटक होता, हैदराबाद का एक पार्ट था, और मैसूर और केरला हुआ। तो हैदराबाद में जो कर्नाटक था, कर्नाटक में एक युद्ध हुआ था, जो कि ब्रिटिशर चाहते थे कि कर्नाटक को अपने अधीन में लेने के लिए। वहाँ पे 3 युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार, नहीं तो कर्नाटक, फर्स्ट कर्नाटक, सेकेंड कर्नाटक, थर्ड कर्नाटक वार। उसे ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। जैसे कि 1746 से 48, 1749 से 54, मतलब सबका क्रोनोलॉजी है। 1758 से 63 तीनों वार ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद कर्नाटक को भी अपने अधीन में ले गए। देन मैसूर जो हुआ, वहाँ पे भी एंग्लो मैसूर वार हुआ। तो मैसूर में हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि हमारा देश ब्रिटिशर्स के अधीन को जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किए, उनके साथ युद्ध किए 1767 से 69 तक, मैंने 69 तक, उसका 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक। मतलब कैसे क्या, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, 1799। 2 युद्ध किया गया हैदर अली के साथ। हैदर अली सेकेंड वार में उनका मौत हो गया। उसके बाद फिर हैदर अली, सॉरी, जो टीपू सुल्तान किए। देन केरला 1729 में मर्तंड वर्मा जो थे वो पावर को आ गए, बहुत पावर को आ गए। ठीक है, तो वो पावर को आने के बाद क्या किया ना, ट्रावेनकोर वहाँ का एक मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर था। ओके, तो वो ट्रावेनकोर के ही बहुत प्रिंसिपलिटी में डिवाइड था केरला। तो ट्रावेनकोर जो एक जगह था, उसमें मर्तंड वर्मा 1729 में पावर को आ गए। तो वो क्या किए ना, 1763 में सबको मिला के 3 कंट्री बना दी, कंट्री तो नहीं, 3 स्टेट बना दिए, मतलब 3 प्लेस बना दिए, जैसे कि कोचीन, ट्रावेनकर एंड कालीकट। तो उसका जो कैपिटल था त्रिवेंद्रम, कैपिटल था किसका, जो हमारा है केरला का, ट्रावेनकोर का, मतलब केरला में ट्रावेनकोर का त्रिवेंद्रम था, जो त्रिबंद्रम कैपिटल उसका था। बाद में फिर ब्रिटिशर्स भी इसको भी अपने अधीन को ले गए। ओके, उसके बाद देखो फॉरेन इन्वाजन भी वहाँ पे हुआ था, मैं ऑलरेडी मेंशन कर दी हूँ, फिर हम लोग देख लेते हैं। नादिर शाह, बैटल ऑफ करनाल, जो कि फरवरी 1739 में आए थे। दिल्ली में पूरा बहुत आतंक मचाए, वहाँ के बहुत सारे लोग को जिंदा दफना दिए। और उसके साथ क्या किए ना, हमारा जितना कोहिनूर हीरा हो कि हमारा तख्त हो, जो मयूर तख्त हो, सबको लेके चले गए कहाँ, अपने पर्शिया को। देन अहमद शाह अब्दाली भी आए थे, जो कि अफगानिस्तान से थे, वो बैटल ऑफ पानीपत किए थे मराठा के साथ। ओके, तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया 18th सेंचुरी का यही था। और हमारा ये सेकंड पार्ट कवर हो गया। और आप ये वीडियो को देख के नोट्स बना लीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जो मतलब पहचान वाले हैं, वो कॉल करते हैं, एक बात बोलते हैं कि थोड़ा सा वीडियो ब्लोर आता है। तो ब्लोर आने से भी कोई
दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब थोड़ी ना नोट्स बनाते हैं, लेकिन जो बोल रही हूँ वो तो याद रख सकते हो, सुन सकते हो। और कुछ कुछ मैं इस बार कोशिश की हूँ इसको मतलब जूम करने के लिए, तो आप इससे लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओके, आई होप यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। तो जब अच्छा हो तो, और इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना है कि इसमें और कुछ ऐड करना है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना है, तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।